हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो कैसे हो फ्रेंड? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड, पिछली क्लास में हमने बात की थी फ्रेंड किडनी की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। आशा करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी तो। ठीक है फ्रेंड, तो यहां पे हमने ग्रोस स्ट्रक्चर और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दोनों की बात की है किडनी की। ठीक है, आज हम इस क्लास में बात करेंगे फ्रेंड फंक्शन ऑफ द किडनी। किडनी क्या क्या काम करती है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले जितना हो सके यार फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भेजो। फ्री क्लास है यार, एंजॉय करो। ठीक है ना? तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं मोटिवेटेड रहूंगा। ठीक है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को दबाओ, जिससे जैसे क्लास डालो आप तक क्लास पहुंच जाए। ठीक है ना फ्रेंड? तो आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। आज हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ द किडनी। तो हेडिंग डाल देते हैं फंक्शन ऑफ द किडनी। ठीक है, फंक्शंस ऑफ द किडनी। क्या काम करती है हमारी किडनी? फ्रेंड, जब मैंने फर्स्ट क्लास ली थी यूरिनरी सिस्टम की, तो वहां मैंने पार्ट्स की ऑर्गन्स की बात की थी कि जो हमारा यूरिनरी सिस्टम में किन किन ऑर्गन से मिलके बना होता है। तो वहां मैंने बताया था कि 4 ऑर्गन से मिलके बना होता है। तो किडनी की बात की थी वहां पे। तो किडनी की बात, क्योंकि मेन ऑर्गन है हमारे यूरिनरी सिस्टम का। जब किडनी की मैंने बात की थी फ्रेंड, तो किडनी के फंक्शंस के बारे में बात की थी कि हमारी किडनी यूरिन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ब्लड पीएच को मेंटेन करती है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करती है। ठीक है ना? और क्या करती है? यूरिन आउटपुट को मेंटेन करती है। तो यहां हम फंक्शन की बात करें फ्रेंड, मोटे मोटे 3-4 फंक्शन है हमारी इस किडनी के। ठीक है, और भी छोटे मोटे तो बहुत करती है किडनी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती किडनी हमारी बॉडी में। ठीक है, तो मेन फंक्शन की यहां हम बात करें फ्रेंड, मेन फंक्शन की हम बात करें किडनी के, मेन फंक्शन की हम बात करें किडनी के, तो 4 मेन फंक्शन ध्यान रखना आप। ठीक है, चारों को लिख देना। ठीक है, फर्स्ट हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एक लाइन लग रही है, पर इसको पढ़ने में आज पूरी क्लास लग जाएगी। ठीक है, 1 से सवा घंटे क्लास होगी इस फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में। किस प्रकार यूरिन का फॉर्मेशन होता है सारी बात करेंगे डिटेल में। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन हो गया, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये भी हमारी किडनी करती है। नेक्स्ट पीएच, पीएच का बैलेंस भी, ब्लड पीएच। ठीक है, एसिड बेस बैलेंस भी बोल सकते हो आप। तो पीएच का बैलेंस भी कौन करती है? हमारी किडनी। यूरिन आउटपुट को कौन मेंटेन करती है? यूरिन आउटपुट को कौन मेंटेन करती है? हमारी किडनी। कितना यूरिन आउटपुट देना है, बाहर निकालना है, कितना नहीं निकालना, कितना यूरिन एक्सक्रेट करना है। ठीक है, ये कौन डिसाइड करता है? हमारी किडनी डिसाइड करती है। और मेन काम करती है हमारी किडनी फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, पीएच बैलेंस एंड यूरिन आउटपुट। तो फ्रेंड, आज की इस क्लास में, पूरी की पूरी क्लास में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो आज की जो मेन हेडिंग होगी हमारी इस क्लास की, वो है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन किस प्रकार बनाती है हमारी किडनी। ठीक है ना फ्रेंड? तो हम बात करेंगे आज फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। पूरी क्लास देखोगे तभी समझ में आएगा फ्रेंड। पूरी क्लास तो है ही सही ये क्लास। इससे पहले अगर आपने ग्रोस स्ट्रक्चर एंड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर नहीं देखी किडनी की, जो क्लास डाली मैंने 2 क्लास, अगर वो नहीं देखी तो आपको ये क्लास समझ में नहीं आएगी। नील डब्बा गोल है, कुछ समझ में नहीं आएगा, सिर के ऊपर से निकलेगा आपके, हवा ही नहीं लगेगी अगर आपने दोनों क्लास नहीं देखी। तो पहले, अगर पहले दोनों क्लास नहीं देखी तो पहले वो देख लो, उसके बाद ये देखना, तब जाके समझ में आएगी। तो फ्रेंड, हम बात करेंगे अब फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, किस प्रकार किडनी यूरिन का फॉर्मेशन करती है। तो आज की मेन हेडिंग तो फ्रेंड यही है हमारी,
फंक्शन है, बट फंक्शन तो भी और चलेंगे आगे, जैसे 3-4 फंक्शन बताए उनको भी पढ़ेंगे, बट आज हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो लाल पेन से डालते हैं, लाल से डालते हैं। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, किस प्रकार हमारी किडनी यूरिन का फॉर्मेशन करती है। किडनी क्या करती है फ्रेंड, दोनों किडनियां, एक किडनी नहीं दोनों किडनियां, ठीक है, यूरिन बनाती है। और ये जो यूरिन है कितना बनाना है, ये किस पे डिपेंड करता है, यहां पे कितना फिल्ट्रेशन हो रहा है। इन ग्लोमेरुलस जो सॉरी ये ट्यूबुल्स है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूबुल, डिस्टल कन्वोल्टेड ट्यूबुल या कलेक्टिंग डक्ट, इनमें कितना रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, कितना सिक्रेशन हो रहा है, कितना हमारी किडनी में ब्लड फ्लो जा रहा है, ठीक है। ये सब फैक्टर इस पे डिपेंड होते हैं कि कितना यूरिन बनाना है किडनी को। इसके साथ साथ यहां पे जब हमारी बॉडी पे प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, एक तो यूरिन बना दिया, दूसरा प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म होता है, उस प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म मतलब प्रोटीन ब्रेक डाउन होती है और उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और न्यूट्रिएंट्स मिलने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो इस यूरिन के द्वारा एक्सक्रिएट कर दिए जाते हैं। जैसे एमिनो एसिड हो गए, एमिनो एसिड तो क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, वो तो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। यूरिक एसिड है, यूरिया है, क्रिएटिनिन है, ये सब चीजें क्या है, हमारे यूरिन के द्वारा एक्सक्रिएट होती है। पूरी क्लास देखोगे तब समझ में आएगा। तो अब हम यूरिन फॉर्मेशन की बात करें फ्रेंड, तो यूरिन फॉर्मेशन में 3 प्रोसेस होते हैं, 3 चीजों की हम बात करेंगे यहां पे। फर्स्ट हम बात करें फिल्ट्रेशन। फर्स्ट 3 प्रोसेस के द्वारा किडनी, 3 प्रोसेस के द्वारा किडनी क्या बनाती है फ्रेंड, यूरिन बनाती। कैसे बनाती है, सबसे पहले हम बात करेंगे फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन की हम बात करें तो ये कहां होता है, इस ग्लोमेरुलस कैप्सूल में होता है। ये क्या है, ग्लोमेरुलस कैप्सूल। इस ग्लोमेरुलस कैप्सूल में जो फिल्ट्रेशन होता है वो कहां कहां किस पे होता है, ब्लड से नेफ्रॉन में, ब्लड से नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन है ना, तो ब्लड से नेफ्रॉन या ग्लोमेरुलस भी बोल सकते हो। ब्लड से फिल्ट्रेशन होगा फ्लूइड का, और किस पे आएगा, नेफ्रॉन पे आएगा, या इस ग्लोमेरुलस कैप्सूल में आएगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरी हम बात करें सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण, री मतलब पुनः अवशोषण, दोबारा अवशोषण। ये किसके द्वारा होगा, कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल्स एंड इस लूप्स ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा। ये कैसे होगा, ये होगा फ्रेंड, जो यहां पे फिल्ट्रेशन हुआ ना फ्रेंड, जो फिल्ट्रेशन हुआ मैंने कल बताया था, जो फिल्टर हुआ, वो जो फिल्टर होने के बाद फ्लूइड जो ब्लड से फिल्टर होकर फ्लूइड किसमें आया, ग्लोमेरुलस में आया, ये सॉरी ग्लोमेरुलस कैप्सूल में आया, ग्लोमेरुलर कैप्सूल में आया, उसको फिल्ट्रेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फिल्ट्रेट। तो यहां पे जो रीएब्जॉर्प्शन होगा वो फिल्ट्रेट से किसमें जाएगा, ब्लड में जाएगा। फिल्ट्रेट से ब्लड में लेगा, कैसे लेगा, इस फिल्ट्रेट से ये कन्वोल्टेड ट्यूबुल, लूप्स ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट उसको रीअब्जॉर्ब करेगी। फिर इन डक्ट के चारों तरफ क्या होती है, कैपिलरीज होती है, इन कैपिलरीज में या ब्लड वेसल, छोटी ब्लड वेसल बोलते हैं, इनमें आ जाएगा और वहां से ये रीअब्जॉर्ब करेंगे जो भी इनको करना है। आगे बात करेंगे पूरी। तीसरा है फ्रेंड सिक्रेशन। सिक्रेशन, फिर यहां से ब्लड से जो चीजें बच गई इस फिल्ट्रेशन के बाद, कोई चीजें ऐसी, क्योंकि फिल्ट्रेशन फास्ट हो रहा है यहां पे, फिल्ट्रेशन के बाद कोई चीज बच गई छनना, तो वो सिक्रेशन के द्वारा ब्लड से इस फिल्ट्रेट में आ जाएगी, फिल्ट्रेट में आएगी, जो इन कन्वोल्टेड ट्यूबुल्स में फ्लूइड बह रहा है उसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। उसके अंदर आके फिर ये क्या बन जाएगा, यूरिन बन जाएगा और बाहर निकल जाएगा,
ठीक है, अभी पूरी पूरी डिटेल में अगर आप पूरी क्लास देखोगे तभी समझ में आएगा फ्रेंड, बार बार कह रहा हूं मैं, ये तो अभी स्टार्टिंग है, ठीक है ना। तो यहां पे ध्यान रखना फ्रेंड, जो यूरिन का फॉर्मेशन है वो तीन, किडनी के द्वारा यूरिन का फॉर्मेशन तीन प्रोसेस के द्वारा गुजरता है। सबसे पहले हम बात करें फिल्ट्रेशन की। फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलर कैप्सूल में होता है, यहां ब्लड से फिल्ट्रेशन होता है फ्लूइड का, किस में जाता है, नेफ्रॉन में या ग्लोमेरुलर कैप्सूल में जाता है। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो छना हुआ वो फिल्ट्रेट हो गया, फिल्ट्रेट को जो फ्लूइड छना उसको बोलेंगे फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट से ब्लड में आएगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा। रीएब्जॉर्प्शन किन किन के द्वारा होगा, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लूप्स ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा। फिर क्या होगा, एक लास्ट प्रोसेस है सिक्रेशन, जो भी चीजें यहां पे छनने से रह गई जल्दीबाजी में, पूरी नहीं छनी, वो यहां पे छनेगी सिक्रेशन के द्वारा, ब्लड से फिल्ट्रेट में आएगी, ब्लड से किस में आएगी, फिल्ट्रेट में आएगी, ठीक है। तो ये तीन प्रोसेस है जिसके द्वारा हमारे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। अब यहां एक एक की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड फिल्ट्रेशन की, सबसे पहले हम बात करेंगे फिल्ट्रेशन की, सबसे पहले हम बात करें फिल्ट्रेशन, किसकी बात करेंगे फ्रेंड, फिल्ट्रेशन, किस प्रकार फिल्ट्रेशन होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड फिल्ट्रेशन की। शांति से, कोई जल्दीबाजी नहीं फ्रेंड, फिल्ट्रेशन की बात करेंगे। फिल्ट्रेशन की हम बात करें तो फ्रेंड, जो फिल्ट्रेशन होता है, ध्यान देखो यहां पे क्या है, ये ग्लोमेरुलर कैप्सूल है पूरा, इस ग्लोमेरुलर कैप्सूल के अंदर क्या है, कैपिलरीज, कैपिलरीज का जाल है, इस जाल में क्या बह रहा है, ब्लड बह रहा है। कहां से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, रीनल आर्टरी से अफरेंट आर्ट्रियोल के द्वारा आ रहा है और इफरेंट आर्ट्रियोल के द्वारा बाहर निकल रहा है। बाहर निकल रहा है मींस आगे फिर जो कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स हैं इनको ब्लड सप्लाई कर रहा है। यहां देखो फ्रेंड, ये जो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो कैपिलरीज है जो यहाँ पे ग्लोमेरुलस बनाती है, उनकी जो वॉल है सिंगल लेयर की बनी होती है, यानी कि सेमी परमिएबल, आसानी से वहां से कुछ चीजें आसानी से छन सकती है, छोटी चीजें, बड़ी चीजें नहीं छनेगी, छोटी जैसे वाटर हो गया, वाटर तो आसानी से छन जाएगा, बट कोई बड़ी चीज है जैसे लार्ज मोलिक्यूल है वो नहीं छनेगा। लार्ज मोलिक्यूल वापस फिर इस ब्लड में इसके द्वारा इफरेंट आर्ट्रियोल्स के द्वारा वापस आ जाएगा, ठीक है। छना यहां पे आया, छन के वाटर छन गया, छोटे मोटे मोलिक्यूल छन गए, फिर उनका वापस रीएब्जॉर्प्शन होता है, वो किसमें होगा, इन कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स में होगा, वो बाद में होगा, एक बार तो छन गया, ठीक है, फिर बाद में रीएब्जॉर्प्शन होगा, जब रीएब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तब होगा। तो यहां पे ग्लोमेरुलस कैप्सूल में आया, फ्लूइड आया, कहां से, किससे छना, इन कैपिलरी से छना, छनने के बाद उसको क्या बोलेंगे, जो फ्लूइड आया वो क्या बोलेंगे, उसको फिल्ट्रेट, क्या बोलेंगे फ्रेंड, फिल्ट्रेट, उसको क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट, दूसरा पेन ले लेते हैं, उसको क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट, उसको बोलेंगे फिल्ट्रेट। ये जो फिल्ट्रेट है ना फ्रेंड, जो ब्लड प्लाज्मा होती है वैसा का वैसा ही होता है, अभी एकदम ब्लड जैसा ही है, ब्लड जैसा ही है, बट कुछ चेंजेज है उसमें। क्या चेंजेज है, ये जो फिल्ट्रेट है जो यहाँ पे छना इस ग्लोमेरुलस कैप्सूल में आया, वो किससे, किसके जैसे समान होता है, प्लाज्मा के समान होता है, ब्लड प्लाज्मा के समान होता है, बट इसमें क्या नहीं होती, एक तो आरबीसी नहीं होती, आरबीसी नहीं छनती, डब्ल्यूबीसी भी नहीं छनती, बड़ी होती ना, प्लेटलेट भी नहीं छनती, प्लाज्मा प्रोटीन भी नहीं छनती, और कुछ लार्ज जो मोलिक्यूल्स हैं, लार्ज मोलिक्यूल्स जैसे कोई ड्रग्स होगी वो भी नहीं छनते। तो यहां पे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट एंड प्लाज्मा प्रोटीन यहां पे छनती नहीं है, नहीं छनती तो वापस इस ब्लड के थ्रू यहां पे आ जाती है, इस ब्लड में, इस इफरेंट आर्ट्रियोल में आ जाती है। फिर आगे इसका काम होगा, आगे बताऊंगा क्या होगा, कैसे रीएब्जॉर्प्शन होगा। तो यहां पे जो छने, छन ये क्या चीज है, वाटर छन गया, पानी आ गया, जैसे क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन भी छन गया, एमिनो एसिड भी छन गया, एमिनो एसिड भी छन गया, ग्लूकोज भी छन गया, ग्लूकोज भी आ गया, इस फिल्ट्रेट में आ गया, ग्लूकोज भी आ गया,
वाटर छन गया, क्रेटिनिन छन गया, एमिनो एसिड छन गया, ग्लूकोज छन गया, और कुछ हॉर्मोन्स कुछ हॉर्मोन्स है वो भी छन के इस फिल्ट्रेट में आ गए। तो यहां पे जो फिल्ट्रेट है एकदम कैसा होता है, प्लाज्मा जैसा होता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट इसमें नहीं होती, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन भी नहीं होती, कुछ लार्ज मॉलिक्यूल से वो छन नहीं पाते, तो डायरेक्ट यहां पे आ जाते हैं। और वाटर, क्रेटिनिन, एमिनो एसिड, ग्लूकोज और हार्मोन ये सब छन जाते हैं, छन के फिर आगे जाएंगे इन कन्वर्टेड ट्यूबुल में, ठीक है। अब यहां देखो ये फिल्ट्रेशन होता क्यों है, फिल्ट्रेशन हो क्यों रहा है, फिल्ट्रेशन क्यों हो रहा है फ्रेंड? फिल्ट्रेशन हो रहा है फ्रेंड यहां प्रेशर की वजह से। मैंने पिछली क्लास में बताया था फ्रेंड, पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था कि जो अफेरेंट आर्ट्रियोल है उसका डायमीटर ज्यादा होता है। एक बड़ा पाइप से कोई पानी फेंक रहा है, फिर वो पानी किसी एक यूं बोलो किसी होद बोलते हैं जिसको, उसमें आ रहा है, फिर वहां से एक छोटे पाइप के द्वारा जा रहा है, तो उसका प्रेशर बढ़ेगा ना, उस होद में प्रेशर बढ़ेगा। एकदम पेक है तो अगर एकदम वहां से प्रेशर रिलीज नहीं हो रहा तो, ठीक है, तो वहां पे इस ग्लोमेरुलस है, इसमें प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि यहां से ज्यादा ब्लड आ रहा है, यहां आया खूब सारा, फिर यहां से कम जा रहा है, तो यहां पे प्रेशर बढ़ेगा। तो जो प्रेशर है इस ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलर कैप्सूल के बीच में, ग्लोमेरुलस ध्यान रखना, ग्लोमेरुलस एंड ग्लोमेरुलर कैप्सूल के बीच में जो प्रेशर है, ब्लड का प्रेशर, उसके द्वारा फिल्ट्रेशन होता है। क्या होता है फ्रेंड? उसके वजह से फिल्ट्रेशन होता है। यहां ज्यादा प्रेशर है, यहां कम है, इसका प्रेशर ज्यादा आ रहा है, तो इसकी वजह से फ्लूइड बाहर निकल रहा है। बाहर क्यों निकल रहा है वो बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें, 3 प्रेशर काम करेंगे यहां फ्रेंड। कितने प्रेशर काम करेंगे? 3 प्रेशर। आपको दिखाई दे रहा है ना क्लियर, एकदम देख लो पहले। यहां पे फ्रेंड 3 प्रेशर काम करेंगे। कौन कौन से प्रेशर काम करेंगे? 3 प्रेशर काम करेंगे। एक है कैपिलरी का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, कैपिलरी का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कैपिलरी की वॉल में पड़ रहा है ब्लड के द्वारा, कैपिलरी की वॉल पे पड़ रहा है ब्लड के द्वारा। इसकी वजह से ब्लड आउटवर्ड बाहर की तरफ जाएगा। किससे? कैपिलरी से। जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है इन ग्लोमेरुलस हैं जो कैपिलरी से बना होता है, इन कैपिलरी की दीवार पे ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डालेगा। कौन? ब्लड। कितना डालेगा? 55 mm ऑफ Hg। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, अभी समझ में आ जाएगा फिल्ट्रेशन क्यों हो रहा है। यहां पे 55 mm ऑफ Hg डाल दिया, किसने? कैपिलरी की वॉल में ब्लड ने, ठीक है। दूसरा प्रेशर यहां काम करेगा फ्रेंड, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, इसके द्वारा क्या होगा? ब्लड फ्लूइड को इन्वॉल्व करेगा, अपने अंदर खींचेगा बाहर से, ग्लोमेरुलस कैप्सूल से ग्लोमेरुलस में खींचेगा ब्लड। जो कैपिलरी के अंदर ब्लड है उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या करेगा? उस फ्लूइड को जो ग्लोमेरुलस में उसको अंदर खींचने की कोशिश करेगा। इस ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा जो ब्लड है वो बाहर से मतलब बोलो तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड को इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड में लेने की कोशिश करेगा, ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसकी वजह से। और ये जो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर है फ्रेंड 30 mm ऑफ Hg होता है। कितना? 30 mm ऑफ Hg होता है, ठीक है। अब देखो तीसरा और यहां पे प्रेशर काम करता है जो इस ग्लोमेरुलर कैप्सूल में है। ग्लोमेरुलर कैप्सूल का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये भी क्या करेगा? ग्लोमेरुलर कैप्सूल में जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो क्या करेगा? ग्लोमेरुलस से फ्लूइड को अंदर ले जाने की कोशिश करेगा कैपिलरीज में। तो
इन दोनों प्रेशर की वजह से है, ऑस्मोटिक प्रेशर और ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से ब्लड फ्लूइड कैपिलरी के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। बट फिल्ट्रेशन तो जब कैपिलरी से बाहर निकलेगा तब होगा ना। और यहां पे ये जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, ये है 15 mm ऑफ Hg। ठीक है, अब देखो यहां देखो, ये है 55 mm ऑफ Hg जो बाहर निकाल रहा है, इस कैपिलरी से इस ग्लोमेरुलस कैप्सूल में डालने की कोशिश कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, ये अंदर ले जा रहा है और ये भी अंदर ले जा रहा है। तो बाहर निकालने वाला कितना है? 55। ठीक है, और अंदर ले जाने वाला एक तो 30 है प्लस एक है 15। तो ये तो देखो, ये तो निकाल रहा है बाहर और ये ले जा रहे हैं अंदर। ये कैपिलरी से ब्लड को बाहर निकालने, ब्लड में से फ्लूइड बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कैपिलरी का जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। और ये दोनों ऑस्मोटिक प्रेशर एंड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलस कैप्सूल, ये दोनों क्या कर रहे हैं? ब्लड में फ्लूइड डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 55 है और ये 45 है, तो ज्यादा कौन सा हुआ? 10% या 10 mm ऑफ Hg कौन सा ज्यादा हो गया? कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो ये कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 10 mm ऑफ Hg ज्यादा है, तो इसकी वजह से फ्लूइड ब्लड कैपिलरी से बाहर ग्लोमेरुलस कैप्सूल में आएगा। इसकी वजह से यहां पे क्या हो रहा है फ्रेंड? फिल्ट्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है फ्रेंड? फिल्ट्रेशन हो रहा है। एक बार और समझा दूं, हमारे किडनी का जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल है, वहां पे जो यूरिन बनता है उसका फिल्ट्रेशन किस प्रकार होता है। यहां पे बात करें, यहां 3 प्रेशर काम करते हैं फ्रेंड। एक है कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो कैपिलरी से ब्लड को ग्लोमेरुलर कैप्सूल में डालने की कोशिश करता है, वो होता है 55 mm ऑफ Hg। एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड, जिससे क्या है, ब्लड अपने अंदर फ्लूइड खींचने की कोशिश करता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड से इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड में। ठीक है, अंदर लेने की कोशिश करता है, ये होता है 30 mm ऑफ Hg। एक होता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इसके द्वारा भी क्या होता है, फ्लूइड ग्लोमेरुलर कैप्सूल से ब्लड कैपिलरी में जाने की कोशिश करता है, इस प्रेशर की वजह से जाता है अंदर। तो ये कितना है? 15 mm ऑफ Hg। अब यहां देखो 55 mm ऑफ Hg तो बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कैपिलरी का, और ऑस्मोटिक प्रेशर और ग्लोमेरुलर प्रेशर है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ये 45 है, तो ज्यादा कौन सा हुआ? 10 mm ऑफ Hg कौन सा हो गया? ये कैपिलरी का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इस हाइड्रोस्टेटिक कैपिलरी के हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से इस ग्लोमेरुलर कैप्सूल में क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक मेरे दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मिटा दूं ये? चलो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार यहां पे क्या कंडक्ट होता है? कंडक्शन किसका होता है? यहां पे क्या चीजें संचालित की जाती है? यहां पे फिल्ट्रेशन संचालित किया जाता है मेरे दोस्तों। फ्रेंड समझ में नहीं आए तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। अब यहां देखो, फिल्ट्रेशन कौन कर रहा है? किडनी कर रही है ना। कौन सी किडनी? राइट या लेफ्ट? दोनों किडनी, यूं लिख दो, बोथ किडनी क्या कर रही है? फिल्ट्रेशन कर रही है। बोथ किडनी क्या कर रही है? फिल्ट्रेशन कर रही है। और 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेशन कर रही है? बोथ किडनी पर मिनट कितना सिक्रेशन बोल देगा मैंने, फिल्ट्रेशन कर रही है। कितना फिल्ट्रेशन कर रही है उसको बोला जाता है GFR। क्या बोला जाता है फ्रेंड? GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। समझ में आ रहा है? दोनों किडनियां 1 मिनट में कितना फ्लूइड फिल्टर कर रही है या कितना ब्लड फिल्टर कर रही है, ठीक है, उसको बोला जाता है, या 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेशन निकाल रही है, यूं बोलो, यूं ध्यान रखो, उसको बोला जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। क्या बोलते हैं फ्रेंड? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो एक हम हेल्दी एडल्ट की बात करें फ्रेंड, जिसके कोई बीमारी नहीं है, एकदम हष्ट पुष्ट व्यक्ति है, उसकी दोनों किडनियां 1 मिनट पे 125 ml पर मिनट का फिल्ट्रेशन करेगी। 125 ml वॉल्यूम, यानी कि ये जो दोनों किडनियां है, टोटल वॉल्यूम
टोटल वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेशन, कितना वॉल्यूम का फिल्ट्रेशन किया उसको बोला जाता है जीएफआर। एक एडल्ट में 1 मिनट में 125 ml फिल्ट्रेशन होता है, तो एक दिन में कितना हो गया 180 लीटर, अराउंड 180 लीटर पर डे। एक दिन में दोनों किडनियां एक हष्टपुष्ट व्यक्ति में 180 लीटर फ्लूइड का फिल्ट्रेशन करती है। और 180 लीटर, और 180 लीटर कैसे है इतना? एक मिनट में 125 हो रहा है मान लो, तो रीएब्जॉर्प्शन में लगभग 120 के आसपास तो रीएब्जॉर्ब भी हो रहा है। आगे हम बात करेंगे। 180 लीटर हो रहा है रीएब्जॉर्ब, हर मिनट में रीएब्जॉर्ब भी तो हो रहा है ना। आप सोचोगे 180 लीटर कहां स्टोर हो रहा है फ्लूइड, ऐसा नहीं है। 125 ml फिल्टर हुआ, फिर रीएब्जॉर्ब हो गया, थोड़ा बहुत यूरिन में चला गया, फिर 125 हुआ, फिर रीएब्जॉर्ब हो गया, फिर यूरिन में चला गया, रीएब्जॉर्ब हो गया। ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जीएफआर रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इसकी वजह से क्या होता है 180 लीटर पर डे क्या होता है फिल्ट्रेशन होता है। अब देखो लगभग 180 का लगभग सारा का सारा है, ये क्या हो जाता है रीएब्जॉर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है इन सारे फ्लूइड का, लगभग 1% से कम, 1% से कम। इसका 1% से कम कितना हो गया, लगभग 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर के आसपास यूरिन बनता है, या वो फ्लूइड यूरिन के द्वारा क्या हो जाता है एक्सक्रिएट हो जाता है। लगभग 1% से कम, यानी कि 1 से 1.5 लीटर के आसपास यूरिन के थ्रू एक्सक्रिएट हो जाता है, वो फ्लूइड एलिमिनेट कर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन कई बार ये जो अमाउंट है वॉल्यूम का, या ये है या 125 ml है, 125 यूं बोलो, ये 1 से 1.5 वाला, ये कई बार क्या हो जाता है ऊपर नीचे हो सकता है। रीएब्जॉर्प्शन जैसे कम हो रहा हो, रीएब्जॉर्प्शन जैसे ज्यादा हो रहा हो, कोई डिजीज कंडीशन, वो अलग बात होती है, वहां पे ये क्या है थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अब यहां एक चीज देखो फ्रेंड, जो किडनी में ब्लड फ्लो आ रहा है, किडनी के अंदर जो ब्लड फ्लो आ रहा है, ये जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये सब क्या है ऑटो रेगुलेट है। क्या है ऑटो रेगुलेट, अपने आप हो रहा है, ये अपने आप हो रहा है। कैसे हो रहा है अपने आप, क्या हो रहा है अपने आप हो रहा है। यहां पे एक हम बात करेंगे ऑटो रेगुलेशन, ये किडनी की एक स्पेशल फंक्शन है ऑटो रेगुलेशन। इसमें क्या होता है, जो भी ब्लड सप्लाई आ रही है, किडनी की जो वेसल्स होती है ना, रीनल वेसल्स या रीनल आर्टरी या रीनल वेन, उनमें स्पेशल स्मूथ मसल पाई जाती है। उन्हीं की वजह से उनके डायमीटर में, उनका डायमीटर कम ज्यादा होके ये क्या करती है रीनल ब्लड फ्लो को या इस जो फिल्ट्रेशन है उसको मेंटेन रखती है। तो यहां पे एक हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऑटो रेगुलेशन की। ऑटो रेगुलेशन, ऑटो रेगुलेशन ये किडनी की एक महत्वपूर्ण एक तरह से उपलब्धि है किडनी के पास। ऑटो रेगुलेशन में क्या होता है फ्रेंड, जैसे मान लो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, जैसे मान लो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की हम बात करें तो 180 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 120 होता है वैसे नॉर्मल, 180 से कम नहीं होना चाहिए। 180 से 200 के आसपास तक हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को मानते हैं कि यहां तक चल जाएगा। अगर इतना ब्लड प्रेशर है तो ये ऑटो रेगुलेशन मेंटेन रहेगा, अपने आप मेंटेन रहेगा। रीनल ब्लड फ्लो प्रॉपर रहेगा, फिल्ट्रेशन प्रॉपर रहेगा। अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो मामला गड़बड़ हो सकता है। अगर ये मामला है 80 mm ऑफ 80 से 20 mm ऑफ Hg के आसपास है मामला, इतना ब्लड प्रेशर है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो रीनल ब्लड फ्लो भी रहेगा, रीनल ब्लड फ्लो प्रॉपर रहेगा और फिल्ट्रेशन भी प्रॉपर रहेगा। इनमें दिक्कत हो जाए तो दिक्कत हो, इनमें
ऊपर नीचे, इससे कम हो जाए और इससे ज्यादा हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। यहां पे देखो, जो सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर है हमारा, उसका जीएफआर में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें क्या होता है फ्रेंड, जीएफआर में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे जो ब्लड वेसल हैं किडनी की, या यूं बोलो जो ग्लोमेरुलस का ब्लड प्रेशर है, वो सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर से अफेक्ट नहीं होता। इनकी वेसल्स में क्या होती है, जो रीनल वेसल हैं उसमें एक प्रकार की क्या पाई जाती है फ्रेंड, रीनल जो वेसल्स हैं उसमें क्या पाई जाती है, स्मूथ मसल पाई जाती है। और ये स्मूथ मसल क्या है, जब ब्लड प्रेशर, रीनल ब्लड प्रेशर कम ज्यादा होता है तो ये डायलेट हो जाती है या कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, डायलेट हो जाती है या कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। जैसे मान लो आप बहुत खतरनाक तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ा, ब्लड प्रेशर बढ़ते ही क्या होगा, यहां पे ये जो रीनल अफेरेंट आर्ट्रियोल्स है ना, ये थोड़ी बड़ी होती, मतलब डायमीटर चौड़ा होता है। तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो इसका डायमीटर, यहां पे स्मूथ मसल पाई जाती है, ये क्या करेगी, इस ग्लोमेरुलर कैप्सूल को या इस ग्लोमेरुलस को बचाने के लिए, क्योंकि अचानक अगर ब्लड प्रेशर आएगा, क्योंकि यहां से ही इसने ब्लड प्रेशर को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, अगर अचानक यहां से कम और अचानक बढ़ेगा तो ये यहां की कैपिलरीज डैमेज हो सकती है। तो ये क्या करेगी, अफेरेंट आर्ट्रियोल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट होकर पहले से ही ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर लेगी वहां, और फिर इस ग्लोमेरुलर कैप्सूल में या इस ग्लोमेरुलस की, जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरी है उसको प्रिवेंट करती है, ठीक है ना। यहां पे नर्वस सिस्टम का भी कोई इफेक्ट नहीं है। अगर नर्व सप्लाई भी यहां पे डिस्टर्ब हो जाए तो भी ये जो ऑटो रेगुलेशन है ना फ्रेंड, ये चालू रहेगा, ऑटो रेगुलेशन चालू रहेगा। मैंने बताया अभी यहां पे 80 से 120, अगर मान लो बीपी 80 से फॉल हो गई, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से फॉल हो गया, यानी पेशेंट शोक में चला गया, पेशेंट किस में चला गया, शोक में चला गया, तब ये ऑटो रेगुलेशन काम करना बंद कर देता है। ऑटो रेगुलेशन क्या है, काम करना बंद कर देता है, जिससे क्या होगा, रीनल ब्लड फ्लो भी डिक्रीज हो जाएगा, यूरिन आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा, ये फिल्ट्रेशन भी डिक्रीज हो जाएगा। तो समझ में आ गया, ये किडनी के पास एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना फ्रेंड, जो किडनी को जन्मजात मिलती है, ठीक है। अब हम बात करें फ्रेंड, फिल्ट्रेशन की होगी बात। सेकंड हम बात करें सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट हम बात करें सेलेक्ट, कितनी लंबी क्लास होगी, चल रही है ना अभी, 1 घंटे में क्लास खत्म होनी चाहिए यार, फिर ज्यादा लंबी मजा नहीं आता। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, हाँ अभी तो टाइम है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, जो दूसरा प्रोसेस है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन दूसरा प्रोसेस है यूरिन फॉर्मेशन का, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। देखो अब यहां फिल्ट्रेशन कहां हुआ, इस ग्लोमेरुलर कैप्सूल में हो गया, फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्टर होने के बाद जो फिल्ट्रेट है वो कहां आएगा, प्रॉक्सिमल, ये क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो सबसे ज्यादा जो रीएब्जॉर्प्शन होगा फ्रेंड, सबसे ज्यादा जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो पीसीटी में होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में सबसे ज्यादा। इस पे क्यों होता है, मैंने बताया था पिछली क्लास में, इसमें माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, जो क्या बढ़ाते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। सरफेस एरिया बढ़ गया तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, रीएब्जॉर्प्शन कहां हो रहा है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ये वाली। इसमें क्या होता है फ्रेंड, माइक्रोविलाई होते हैं। ये माइक्रोविलाई क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। सरफेस एरिया बढ़ गया तो एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, बढ़ जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन होता है फ्रेंड, रीएब्जॉर्प्शन होता है, वो कहां पे होता है फ्रेंड, कहां पे होता है, इस कन्वोल्यूटेड, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। अब यहां देखो, यहां पे किस किस का रीएब्जॉर्प्शन होगा, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड कुछ न्यूट्रिएंट्स,
यहां पे रीएब्जॉर्प्शन किस किस का होगा? वाटर का तो हमेशा चलता रहेगा क्योंकि 180 लीटर के आसपास बना रही पर डे फिल्ट्रेशन, तो भाई साहब रीएब्जॉर्प्शन भी तगड़ा करना पड़ेगा। वाटर का हो गया, फिर इलेक्ट्रोलाइट, कुछ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स में जैसे ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड। यहां पे फ्रेंड इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन का मतलब जो एब्जॉर्प्शन होता है वो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से होता है। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करें तो इसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करें तो एनर्जी की आवश्यकता होती है, और ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रेंड वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की वजह से इसका रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो यहां पे प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में क्या हो गया? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो गया, इलेक्ट्रोलाइट का हो गया, न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज अमीनो एसिड एंड इनका हो गया, और पैसिव और एक्टिव दोनों, पैसिव और एक्टिव दोनों ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा यहां पे क्या हो गया? रीअब्जॉर्प्शन हो गया। अब आगे देखो, अब क्या होगा फ्रेंड? अब आगे चलते हैं। प्रोक्सिमल में तो हो गया, अब यहां पे आएंगे लूप्स ऑफ हेनले। ये क्या है? लूप्स ऑफ हेनले, लूप्स ऑफ हेनले या मेडुलरी लूप या रीनल लूप। यहां पे रीअब्जॉर्प्शन हो गया 60 से 70%, 60 से 70% फिल्ट्रेट पहुंचेगा। अभी 60 से 70% बाकी है। कितना हुआ वहां रीअब्जॉर्प्शन? यानी कि 30 से 40% का रीअब्जॉर्प्शन हो गया वहां पे। कहां पे? प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में। हेल लूप्स ऑफ हेनले में कितना पहुंचा? 60 से 70% फिल्ट्रेट पहुंच गया। जो फ्लूइड है, फिल्ट्रेट समझ रहे हो ना, मैं बार बार फिल्ट्रेट कह रहा हूं तो समझ रहे हो ना आप? हाँ, 60 से 70% भाई साहब वहां पहुंच गया। कहां पे? लूप्स ऑफ हेनले में। यहां पे भी फ्रेंड इलेक्ट्रोलाइट का और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा। इलेक्ट्रोलाइट खास करके सोडियम एंड क्लोराइड का, और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो गया। क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो गया। उसके बाद आगे बढ़े, यहां पे भी रीअब्जॉर्प्शन हो गया। उसके बाद आ गई डीसीटी, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में पहुंचते पहुंचते ये फिल्ट्रेट कितना बच जाता है? 15 से 20% के आसपास रह जाता है। कितना रह जाता है? डीसीटी में कितना रह जाता है? 15 से 20 के आसपास, 15 से 20% के आसपास ही रह जाता है ये फिल्ट्रेट। ठीक है, इतना यहां पे लूप्स ऑफ हेनले तक रीअब्जॉर्ब हो गया। 15 से 20% जो फिल्ट्रेट पहुंचता है डीसीटी में, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में, वहां भी क्या होता है? वहां भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है और इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है और इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन होता है। अब जैसे ही यहां पहुंचा नहीं है डीसीटी में, यहां भी रीअब्जॉर्प्शन हो गया। इसके बाद जो फ्लूइड बचा वो फिल्ट्रेट, इसका रंग ढंगी चाल ढाल ही बदल गया भाई साहब। इस फिल्ट्रेट का चाल ढाल, रंग ढंग सब कुछ बदल गया। लगभग लगभग ये कैसा बनता जा रहा है? यूरिन जैसा बनता जा रहा है, क्योंकि सारी चीजें तो यही छीन ली। पीसीटी ने छीन ली, लूप्स ऑफ हेनले ने छीन ली, डीसीटी ने छीन ली। अब उसके पास क्या बचा? कुछ नहीं बचा। लगभग अब तो भाई साहब वो 1-1.5 लीटर के आसपास ही होगा। अभी भी 1.5 लीटर से ज्यादा है। अब क्या होगा? कहां जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट भी तो काम करती ना। कलेक्टिंग डक्ट भी क्या करेगी फ्रेंड? लगभग लगभग यहां भी क्या होगा? जो इलेक्ट्रोलाइट का जो है ना, ये डीसीटी, डीसीटी ये भी क्या करेगी? सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करेगी और वाटर का। तो यहां भी सब कुछ हो गया लगभग। ये कैसा हो गया? यूरिन जैसा हो गया। यूरिन जैसा। इलेक्ट्रोलाइट लगभग लगभग यहां पे क्या हो गए? रीअब्जॉर्ब हो गए। कलेक्टिंग डक्ट भी फ्रेंड क्या करती है? जो एक्स्ट्रा फ्लूइड मान लो बच गया, वाटर बच गया, उस वाटर को मेन काम क्या करेगी? कलेक्टिंग डक्ट या वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कहां पहुंच गया? कलेक्टिंग डक्ट में। ये कलेक्टिंग डक्ट समझ रहे हो ना? यहां पहुंच गया, लूप हेनले से गया, डीसीटी में गया, फिर यहां कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच गया। कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचने के बाद यहां पे भी क्या हो गया फ्रेंड? वाटर का क्या हो गया? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो गया। वाटर का क्या हो गया? रीअब्जॉर्प्शन हो गया। रीअब्जॉर्प्शन समझ रहे हो ना?
इन ट्यूब्यूल्स में जाता है, ट्यूब्यूल से फिर ब्लड में जाता है, ठीक है ना, ब्लड कैपिलरीज में। ये देखो चारों तरफ ब्लड कैपिलरी से घिरी हुई होती, इनको बोला जाता है पेरीट्यूबुलार पेरीट्यूबुलार कैपिलरीज, ठीक है ना, पेरीट्यूबुलार कैपिलरीज, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट में आ गया, लगभग कलेक्टिंग डक्ट में क्या आ गया फ्रेंड, यूरिन ही आ गया। अब तो यूरिन आ गया ना, अब तो रीएब्जॉर्प्शन हो गया, यूरिन आ गया। फिर भी अभी भी क्या बच रहा है, अभी भी क्या बच रहा है मेरे दोस्तों, अभी भी क्या बच रहा है, सिक्रेशन बच रहा है। सिक्रेशन से पहले थोड़ा सा और बात करें हम फ्रेंड, सिक्रेशन से पहले हम थोड़ी बात करें, जैसे मान लो ग्लूकोज, कई बार आपने सुना होगा ना, एक चीज सुनी होगी कि ब्लड में ग्लूकोज का टेस्ट कराओ, यूरिन के द्वारा ग्लूकोज का टेस्ट कराओ, यानी यूरिन में ग्लूकोज है कि नहीं। अच्छा ऐसा भी होता है, हाँ करवाते हैं ना, यूरिन के द्वारा टेस्ट, यूरिन का टेस्ट कराओ कि यूरिन में ग्लूकोज आ रही, क्योंकि ग्लूकोज तो फिर अपने रीएब्जॉर्ब कर ली ना, ग्लूकोज कहां से आ रही, आती है, कैसे आती है वो बात करते हैं। यहां पे एक बात बताऊं फ्रेंड, मैं जो रीएब्जॉर्प्शन होता है ना दोनों किडनियों के द्वारा, दोनों किडनियों के ट्यूब्यूल्स के द्वारा जो रीएब्जॉर्प्शन हुआ, मैक्सिमम जो कैपेसिटी है रीएब्जॉर्प्शन की, जितना उसको करना चाहिए था उतना कर लिया, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ रीएब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ रीएब्जॉर्प्शन किसकी, किडनी की। जो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी किडनी की, इसको बोला जाता है फ्रेंड रीनल थ्रेशोल्ड। इसको क्या बोला जाता है, रीनल थ्रेशोल्ड या ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। क्या बोला जाता है, रीनल थ्रेशोल्ड या ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, दोनों किडनी जितना रीएब्जॉर्प्शन कर सकती है मैक्सिमम इन ट्यूब्यूल्स के द्वारा, उस कैपेसिटी को हम बोलते हैं रीनल थ्रेशोल्ड या ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम, जितना कर सकती है। हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल कितना होता है फ्रेंड, ब्लड में ग्लूकोज लेवल हम नॉर्मल बात करें 60 से 120 के आसपास, कभी 70 से 120, 70 से 130 के आसपास mg पर डीएल होता है, mg पर डीएल इतना होता है, ठीक है। इतना है जब रीनल थ्रेशोल्ड के टाइम, मतलब मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कर रही है ग्लूकोज का, तब जाके ये 60 से 120 है। अब मान लो क्या हो गया, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, ब्लड में क्या हो गया, ग्लूकोज लेवल कितना हो गया 160 से 200 के आसपास, mg पर डीएल, mg पर डीएल 160 से 200 mg पर डीएल हो गया। अब क्या होगा, क्योंकि ये तो 160 और 120 से तभी तक रीएब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कर रही, तब 60 से 120 मेंटेन रह रहा है, अब ज्यादा नहीं कर सकती, मतलब ये मैक्सिमम कैपेसिटी है इसकी किडनी की, ब्लड में जितनी 60 से 120 होगा तभी। अब क्या होगा, ब्लड में वैसे ही ग्लूकोज बढ़ गया, तो ये जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज है इसको क्या करेगी किडनी क्या करेगी, यूरिन के साथ फेंक देगी बाहर, यूरिन के साथ बाहर फेंक देगी, क्योंकि रीएब्जॉर्प्शन नहीं करेगी। अब वो क्यों नहीं करेगी रीएब्जॉर्प्शन, क्योंकि जहां से ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है। जो चैनल है ट्रांसपोर्ट के, जैसे मान लो यहां पे ये चैनल बने हुए हैं 1 2 3, ये ऐसे बने हैं, इन चैनल के द्वारा ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन होना है, पर पहले से ही यहाँ ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, यहां भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, यहां भी, 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 सब जगह ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, तो वहां पे उनके लिए जाने के लिए जगह ही नहीं है। पहले से ही वहां पे उन चैनलों पे, जिस चैनल से ग्लूकोज अंदर जा रहा है, ब्लड के अंदर, सेल के अंदर जा रहा है, ब्लड के अंदर जा रहा है, तो वहां पहले से ही ग्लूकोज बैठा है, तो ग्लूकोज को क्या करेगा, वो ग्लूकोज को अंदर जाने नहीं देगा,
ग्लूकोज को फिर किडनी क्या करेगी, ले भाई जा बाहर, यूरिन में निकाल देगी। जब ग्लूकोज यूरिन में जाता है तो उसको बोला जाता है ग्लाइकोसूरिया। क्या बोला जाता है, ग्लाइकोसूरिया। ध्यान रखना, यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाना ग्लाइकोसूरिया, या यूरिन में ग्लूकोज आना, उसको बोला जाता है ग्लाइकोसूरिया। क्या बोला जाता है फ्रेंड, ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, यहां पे एक और बात करें, जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, उसके बाद क्या बनता है फ्रेंड, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के बाद बनता है यूरिया, यूरिक एसिड, एमिनो एसिड। ठीक है, तो यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन, इनका भी थोड़ा बहुत रीएब्जॉर्प्शन होता है, इनका भी थोड़ा क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अगर ये भी ज्यादा मात्रा में बढ़ गए तो यूरिन के द्वारा बाहर निकल दिए जाते हैं। कई बार क्या होता है, किडनी अगर ढंग से काम नहीं करे तो क्रिएटिनिन बढ़ जाता है ना ब्लड में। क्रिएटिनिन कितना होता है, 1 से कम होता है। ठीक है, अगर किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही तो ये यूरिन में बाहर नहीं निकालेगी, यूरिन में बाहर नहीं निकालेगी तो ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। तो जब किडनी खराब है मतलब क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है। ठीक है ना, तो इनका भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या होता है फ्रेंड, रीएब्जॉर्प्शन होता है। यहां अब यहां पे एक और चीज है फ्रेंड, रीएब्जॉर्प्शन हो गया, कुछ हार्मोन भी हैं जो इस रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं या इस रीएब्जॉर्प्शन को मेंटेन करते हैं, जिनकी वजह से इन इलेक्ट्रोलाइट्स का, फ्लूइड का क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन बढ़ता है या कम होता है। ठीक है, या रेगुलेट होता है। तो वो कौन कौन से हार्मोन है फ्रेंड जो हमारी इस किडनी में काम करके इस सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन को मेंटेन करते हैं। तो यहां पे 4 हार्मोन है फ्रेंड, जो मैंने पहले भी पढ़ा चुका, मैं फिर भी आपको एक बार बता देता हूं। 4 हार्मोन कौन कौन से। सबसे पहले हम बात करें पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड हार्मोन कहां से सीक्रेट होता है फ्रेंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड से, पीटीएच से, पैराथायरॉइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है। ये क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। पैराथायरॉइड हार्मोन पक्को बढ़ाता है ना। एक और हार्मोन होता है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन ये कहां से सीक्रेट होता है, सी सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की सी सेल से सीक्रेट होता है। ये क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को, यहां 2 आएगा ना, कैल्शियम लेवल को कम करता है। ये बढ़ा रहा है और ये कम कर रहा है, यानी कि पैराथायरॉइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन दोनों क्या कर रहे हैं, ब्लड में कैल्शियम लेवल को या इस कैल्शियम इलेक्ट्रोलाइट को क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। कैसे मेंटेन कर रहे हैं, ये जो पैराथायरॉइड हार्मोन है ना, यहां पे क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाता है कहां से, इन रीनल ट्यूब्यूल से, वहां से रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाता है कैल्शियम का और ब्लड में लेके आता है। ठीक है, तब यहां ब्लड में ये क्या करता है, इसकी लेवल बढ़ाता है और यहां ये कम करता है। ये क्या करता है, कैल्सिटोनिन को कहां ले जाता है, बोन्स में ले जाता है। किसको स्टिमुलेट करता है, बोन बिल्डिंग सेल, ओस्टियोब्लास्ट, उसको स्टिमुलेट करता है और वो क्या करती है, ब्लड से कैल्शियम खींच लेती है। तो एक तो पैराथायरॉइड हार्मोन हो गया, उसके साथ साथ कैल्सिटोनिन भी काम करता है। दूसरी हम बात करें फ्रेंड, दूसरा हार्मोन है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहां से सीक्रेट होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। कहां से सीक्रेट होता है फ्रेंड, पोस्टीरियर, कहां से सीक्रेट होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, वहां से सीक्रेट होता है। ये क्या करता है, डीसीटी से, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में क्या करता है, डीसीटी की परमेबिलिटी को बढ़ा देता है। डीसीटी की परमेबिलिटी को बढ़ा देता है और यहां से सोडियम प्लस फ्लूइड का क्या कर देता है, रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। कौन, ये एंटी डायूरेटिक। जब रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है ना तो किडनी ज्यादा खींचेगी तो यूरिन कम आएगा।
मतलब डायूरेटिक्स के उल्टा काम करेगा। डायूरेटिक्स क्या करता है, यूरिन को ज्यादा बाहर निकालता है। यहां पे एंटी डायूरेटिक क्या करेगा, ये रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, जिससे यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। ठीक है ना, ये यूं बोलो, ये क्या किसके लिए महत्वपूर्ण है, एडीएच हमारे ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए। ठीक है, हाइपोवोलेमिक कंडीशन में एडीएच, अगर एडीएच हार्मोन सिक्रेट होता है और ये सोडियम और फ्लूइड के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। तीसरा कौन सा है फ्रेंड, तीसरा एल्डोस्टेरोन। बात की थी ना मैंने, तीसरा पढ़ाया था जब एड्रिनल कोर्टेक्स पढ़ाई थी, तो वहां पे मिनरलो कोर्टिकोइड्स, जिसका मेन हार्मोन है एल्डोस्टेरोन। कौन सा, एल्डोस्टेरोन। ये क्या करता है फ्रेंड, ये कहां से सिक्रेट हो रहा है, एड्रिनल कोर्टेक्स से, एड्रिनल कोर्टेक्स से सिक्रेट हो रहा है। एड्रिनल कोर्टेक्स से सिक्रेट हो रहा है, ये सोडियम प्लस वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है, वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है, और पोटेशियम के एक्सक्रेशन को बढ़ा रहा है, पोटेशियम के एक्सक्रेशन को बढ़ा रहा है, पोटेशियम को यूरिन में पास करवा रहा है। ठीक है, जो एल्डोस्टेरोन है वो एड्रिनल कोर्टेक्स से रिलीज हो रहा है, सोडियम और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है, और पोटेशियम के एक्सक्रेशन को बढ़ा रहा है, पोटेशियम को यूरिन के साथ फेंक रहा है बाहर। ठीक है, एक और हार्मोन है फ्रेंड, एएनपी। एएनपी यहां लिख देता हूं, एएनपी। कौन सा हार्मोन है, एएनपी। एएनपी मिटा दूंगी, ये मिटा देता हूं ऊपर वाला। एक और हार्मोन है एएनपी। कौन सा हार्मोन है, एएनपी। एएनपी क्या होता है फ्रेंड, एएनपी क्या होता है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। कौन सा हार्मोन है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। ये कहां से सिक्रेट होता है फ्रेंड, एट्रियम से। हमारा हार्ट होता है उसके एट्रियम से। कहां से सिक्रेट होता है, एट्रियम से, या एट्रिया बोल दो, वहां से सिक्रेट होता है। ये कब सिक्रेट होता है, जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। ब्लड वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ गया, ब्लड में, सॉरी हार्ट में ब्लड की मात्रा बढ़ गई, ब्लड फुल, हार्ट फुल हो गया, तो क्या होगा, इस एट्रियम में क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, एट्रियम की मसल्स खींचेगी, एकदम खिंचा हुआ आएगा। मसल्स में क्या होगा, एट्रियम की मसल्स में क्या होगा, खिंचा हुआ आएगा। तो ये क्या करेगी, ये यहां से एक इंफॉर्मेशन आएगी, कहां पे, इस किडनी ट्यूब्यूल्स पे। किडनी ट्यूब्यूल्स में कहां पे आएगी, पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। वहां से क्या होगा, जो रीएब्जॉर्प्शन है, रीएब्जॉर्प्शन उसको कम कर दिया जाएगा। किसका, वाटर का एंड सोडियम का, वाटर का और सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कम कर दिया जाएगा, और यूरिन आउटपुट को बढ़ा दिया जाएगा, यूरिन आउटपुट को बढ़ा दिया जाएगा, जिससे जो एट्रियम में प्रेशर पड़ा था, यानी कि ये किस कंडीशन में, हाइपरवोलेमिया की कंडीशन में। जब हाइपरवोलेमिया की कंडीशन होगी, तब ये हार्मोन क्या स्टिमुलेट होगा, एएनपी, तब ये क्या करेगा, इस रीएब्जॉर्प्शन को कम कर देगा। रीएब्जॉर्प्शन कम होगा तो यूरिन में ज्यादा फ्लूइड जाएगा, यानी यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा और ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड, तो इस प्रकार ये 4 हार्मोन है फ्रेंड, जो इस रीएब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करते हैं या मेंटेन करते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत। लास्ट बचा है हमारा सिक्रेशन। क्या बचा, लास्ट सिक्रेशन, लास्ट, बस 5 मिनट की क्लास बची है फ्रेंड, 5 मिनट दिल थाम के बैठो। ठीक है, बस 5 मिनट दिल थाम लो, और उसके बाद हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्लास में जो भी फंक्शन बचे वो बात करेंगे फ्रेंड। ठीक है ना, तो लास्ट बचा हमारा सिक्रेशन। क्या बताया था मैंने सिक्रेशन के बारे में, अभी क्या बताया था सिक्रेशन के बारे में। सिक्रेशन कहां से हो रहा है फ्रेंड, सिक्रेशन कहां से हो रहा है बताओ, ब्लड से फिल्ट्रेट में जा रहा है। फिल्ट्रेशन में क्या हुआ था, ब्लड से आया नेफ्रॉन में, फिर रीएब्जॉर्प्शन में क्या हुआ था, रीएब्जॉर्प्शन में क्या हुआ था, ब्लड से, सॉरी फिल्ट्रेट से आया ब्लड में, और सिक्रेशन में क्या होगा, ब्लड से आया फिल्ट्रेट में। यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, ब्लड से फिल्ट्रेट में, ब्लड से फिल्ट्रेट में, ब्लड से फिल्ट्रेट में आएगा।
यहां देखो देखो रीएब्जॉर्प्शन में लगभग लगभग एक तरह से यूरिन बन गया। फिर भी कई बार क्या होता है, जैसे यहां फिल्ट्रेशन होता है ना, यहां पे क्या है, फास्ट हो रहा है। मैंने बताया ना भी, 1 मिनट में 125 ml, एक दिन में 180 लीटर, यानी कि बहुत फास्ट फिल्ट्रेशन हो रहा है, जीएफआर बहुत रेट है। तो यहां पे जब फिल्ट्रेशन होता है ना फ्रेंड, तो कुछ चीजों का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता, कुछ चीजें यहां पे आके ब्लड पे आ जाती है, या इस पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी में आ जाती है। जब पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी, जैसे कि कुछ ड्रग्स है, जैसे पेनिसिलिन होगी, एस्पिरिन होगी, इकोस्प्रिन, एस्पिरिन, ठीक है। इन ड्रग्स का क्या होता है, यहां पे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, यहां पे फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता, तो वो ब्लड के साथ इधर आ जाती है, इस पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी में आ जाती है। फिर यहां पे इनका सिक्रेशन होता है, यहां से सिक्रेट होती है, किसमें, ये इन ट्यूब्यूल्स में। किन पे जाती है, इन ट्यूब्यूल्स में जाती है फ्रेंड। इन ट्यूब्यूल्स में जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, तीनों 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 पार्ट, प्रॉक्सिमल, लूप्स ऑफ हेनले एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो यहां पे कुछ जो चीजें बच गई, कुछ सबस्टांसेस बच गए जो बड़े थे उस टाइम, फिल्टर नहीं हो पाए जल्दीबाजी में, जो इस फिल्ट्रेट में नहीं आ पाए, अब उनको ब्लड से उन फिल्ट्रेट में, जैसे मान लो कोई चीज ही होगी, मान लो जैसे कि कोई ऐसा एक तरह से वेस्ट मटेरियल भी हो सकता है, ठीक है ना, ब्लड में हो, वो आ नहीं पाया हो, उसको यूरिन के साथ भेजना हो, तो यहां पे इस फिल्ट्रेशन सिक्रेशन के द्वारा यहां पे क्या होगा, इसका एक तरह से फिल्टर होगा ये, पर यहां पे सिक्रेशन हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है फ्रेंड, सिक्रेशन हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, सिक्रेशन हो रहा है, जिससे क्या है, ब्लड को क्लियर किया जाएगा, ठीक है ना, ब्लड को इसके द्वारा क्लियर किया जाता है, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये तीन चीजें होगी, लगभग रीएब्जॉर्प्शन में यूरिन बन चुका है, फिर भी कुछ चीजें बच गई जो यूरिन में फेंकनी है बाहर, वो यहां सिक्रेशन, उनका सिक्रेशन हो रहा है, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये था फ्रेंड यूरिन फॉर्मेशन किडनी के द्वारा। इस प्रकार हमारी किडनी यूरिन का फॉर्मेशन करती है, इन तीन प्रोसेस से गुजर के, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, इन तीनों के द्वारा गुजर के क्या करती है, यूरिन बनाती है, ठीक है ना फ्रेंड। तो नेक्स्ट जो फंक्शन बचे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कमेंट कर दिया करो यार, एक छोटा सा, मैं खुश हो जाता हूं यार, आप अगर कमेंट कर दोगे, अच्छा सा कमेंट कर दोगे, मैं खुश हो जाता हूं, सब्सक्राइब कर दोगे, सब खुश हो जाता हूं, शेयर कर दोगे तो खुश हो जाता हूं, फ्री में दे रहा हूं यार क्लासें, ठीक है ना फ्रेंड। तो कमेंट करना कैसी लगी क्लास, कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में, कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।